नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सबको सुनील जीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क बता चुके हैं। यदि आप मेरा वो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मौलिक कर्तव्य वाला वीडियो जरूर देख लें। आज का जो वीडियो है वो होगा क्लास आपका संघ के बारे में। तो यहाँ पर यूनियन के बारे में आपको देखना है और ये है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक आज आपको देखना है। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं भाग 5 और यहाँ पर यूनियन शब्द है, संघ शब्द है, तो इसको जो जिक्र है यहाँ पर भाग हमारे संविधान के भाग 5 से ये संबंधित है और हमारे संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर 52 से लेकर के 151 तक में इसका चर्चा किया गया है। ये चीज आपने देख लिया है। ये हमारे संविधान के भाग 5 से और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में चर्चा किया गया है। संविधान में कितने भाग है और कितने अनुच्छेद है, कितने अनुसूचियां हैं, वो हम पहला वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सारे चीज आपको पिछले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाग कितना है, अनुच्छेद कितना है, अनुसूचियां की संख्या, वो सारी चीज हम बता चुके हैं। तो आप मेरा वो वीडियो पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आज हम देखते हैं संघ में, और संघ में आप देखेंगे यहाँ पर कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। द एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। ठीक, तो ये तीनों चीज आप देखने को मिलेगा। अब देखिए विधायिका का जो काम होता है, विधायिका का काम, इसका जो काम है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना या विधि बनाना, और कानून बना करके इस पर काम करवाने का जो कर्तव्य है, अधिकार है, वो किसका काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर काम करवाए, प्रशासन से, पुलिस से या जैसे हो। लेकिन इस काम करवाने में अगर किसी तरह की कठिनाई आ रही है, प्रशासनिक कठिनाई आ रही है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर जुडिशियरी बैठे हुए हैं। न्यायपालिका का काम यही होता है। या आप इसको ऐसे समझिए, अगर विधायिका के द्वारा ऐसे कानून बनाया गया है जो जनता के हित में ना हो, ठीक, और वो चीज लागू करवाया जा रहा है यहाँ पर, तो उस चीज को रिव्यू करने के लिए यहाँ पर न्यायपालिका के पास शक्ति है। ये चीज आपने देख लिया है। अगला जो आपको देखना है, इसमें आगे की चीज क्या देखना है, कार्यपालिका। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक आपको देखना है। ये कार्यपालिका के बारे में प्रावधान करता है। जबकि यहाँ पर विधायिका में जो आपको देखना है, तो विधायिका के बारे में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में इसका प्रावधान करता है। जबकि न्यायपालिका के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में इसका प्रावधान है। मैंने आपको पहले बता चुके हैं, संघ में जो आपको अनुच्छेद पढ़ना है, ये है अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। तो हमने 147 तक पहुंच गए यहाँ पर, और आगे का जो होगा आपको CAG के बारे में पढ़ना होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ पर अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में इनके बारे में प्रावधान बताया गया है। तो आपने देख लिए हैं अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका के बारे में, अनुच्छेद 79 से 122 तक सांसद के बारे में, और अनुच्छेद 124 से लेकर के यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद बीच में गैप है। आप देखेंगे राष्ट्रपति के पास एक शक्ति दिया गया है, एक एकलौता शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है, और उसको कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और वो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। और अनुच्छेद 124 से 147 तक में यहाँ पर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है, और CAG के बारे में अनुच्छेद 148 से 151 तक में प्रावधान दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं
कार्यपालिका में यहाँ पर दो स्तर का हमारे संविधान में कार्यपालिका है, एक तो संघ स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। तो अभी आपको संघ स्तर के बारे में देखना है, संघीय कार्यपालिका। तो संघ स्तर में कार्यपालिका का जो गठन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इनके जितने भी संगठित है वो सारे को आप केंद्रीय कार्यपालिका कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, इसके संगठित रूप को कार्यपालिका कहेंगे। तो आप समझ गए हैं यहाँ पर कार्यपालिका, और इसमें एक एक टॉपिक को आपको देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय कार्यपालिका में जो शामिल सदस्य होते हैं कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अभी कौन है। तो देखिए यहाँ पर हम आप शुरू करते हैं भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो गया है। किसी भी परीक्षा एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से हो जाता है, और भाग 5 तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आपको देखना है यहाँ पर, देखिए हम राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब भारत के राष्ट्रपति क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये शासनाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख का ये प्रमुख होता है। यानी कि अब तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने में इनका योगदान होता है। तो राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम फर्स्ट नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख का ये प्रमुख भी होते हैं। ठीक, तो ये चीज आपने देख लिए है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान बनाया गया है, और अनुच्छेद 52, ये अनुच्छेद 52 क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का पद होगा, और यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो कुछ ऐसे आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं एक झलक में। तो अनुच्छेद यहाँ पर 52 ये कहते हैं राष्ट्रपति का पद होगा, और राष्ट्रपति के पद के बारे में यहाँ पर भारत में प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 52 के तहत। और अनुच्छेद यहाँ पर 53 कहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और अनुच्छेद यहाँ पर 54 जो है राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताया गया है। लेकिन चुनाव का प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा, वो है अनुच्छेद 55 में। तो अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या होगा। तो ये चुनाव प्रक्रिया हम इसको डिटेल्स में सही से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 56 देखिए, अनुच्छेद 56 क्या कहते हैं? राष्ट्रपति अगर बन गए हैं कितने वर्ष के लिए बनेंगे, इनकी पद की अवधि क्या होंगे। तो राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 56 के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 57 कहते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसका प्रावधान आर्टिकल 57 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 57 में दिया गया है। एक और है आर्टिकल 58, ये कहते हैं राष्ट्रपति, यहाँ पर अनुच्छेद 58 कहते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। तो हम आपको बताएंगे 58 पर जब आएंगे, मिनिमम एज राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए, विकृत मस्तिष्क का नहीं होनी चाहिए,
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है, किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज फिर से हम आपको 58 पर जब हम आएंगे तो हम बताएंगे। अभी तो आप एक बार एक झलक में देख लीजिए, इतने सारे आर्टिकल जो है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित है। तो 58 कहते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अर्हताएं क्या होनी चाहिए, या ये इसको योग्यताएं भी कह सकते हैं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो 58 के तहत 59 कहते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ कंडीशन दे दिया गया है। तो शर्त के बारे में अगर देखना है तो आप 59 में देखेंगे राष्ट्रपति की कुछ शर्तें यहां पर दिया गया है। ठीक, अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं तो वो लाभ का पद आपको छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के लिए। और आर्टिकल 60 यहां पर कहते हैं राष्ट्रपति अगर बन गए हैं तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ के प्रावधान जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तो इनका शपथ कौन दिलाएंगे, तो ये भी चर्चा इसमें दिया गया है। अनुच्छेद एक और आप देखेंगे 61, और अनुच्छेद 61 क्या कहता है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, यानी कि अपने लाभ के लिए संविधान को अतिक्रमण कर रहा है, तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है और इस महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 61 कहते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। तो ये अनुच्छेद 61 आपने देख लिया है। तो ये है राष्ट्रपति से संबंधित। एक और है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति जो है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा करेंगे, राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति। ये भी आप चाहे तो देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को अगर न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, चाहे वो फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास हो, तो वो सारी क्षमा यहाँ पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। तो कुछ जुडिशियरी पावर भी यहाँ पर राष्ट्रपति को देखने को मिलेगा। ये चीज आपने देख लिए है। कुछ अन्य यहाँ पर आर्टिकल जैसे कि 352 नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय पद का, ये तीनों आप देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित है और ये इमरजेंसी से संबंधित है, आपातकाल से। तो अन्य में हम इसको भी चर्चा कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के ये जो इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 कहते हैं राष्ट्रपति को भारत में पद होना चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होगा, ऐसा अनुच्छेद 53 कहा गया। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 54 में कहा गया है। और आपको बता दें राष्ट्रपति का चुनाव जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता डायरेक्ट वहां पर वोट देते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो प्रतिनिधि वहां पर भाग लेते हैं और उनको वोट देते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की भी आवश्यकता होती है। प्रस्तावक और अनुमोदक मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रस्तावक मतलब यहाँ पर देख लेते हैं 50 प्रस्तावक। राष्ट्रपति अगर उम्मीदवार है तो 50 ऐसे सांसद होना चाहिए जो राष्ट्रपति को जाने पहचाने और राष्ट्रपति को अपना उम्मीदवार भी मान ले, यानी कि राष्ट्रपति को उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के उम्मीदवार में स्वीकार करे। तो आप कहेंगे 50 प्रस्तावक होनी चाहिए और ये 50 प्रस्तावक जो है वो संसद के किसी भी सदन से होना चाहिए, चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा से। लोकसभा और राज्यसभा मिला करके कितना प्रस्तावक होना चाहिए, सांसद होना चाहिए 50 पर होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो 50 दोनों मिलाकर होना चाहिए, एक से भी हो सकता है। अगर 50 अगर लोकसभा से ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 50 यहाँ पर समर्थक अगर राज्यसभा से भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यह भी हो सकता है यहाँ पर लोकसभा से 30 यहाँ पर सांसद मिल गए जबकि राज्यसभा से 20 हो गए हैं, तो यह भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 50 प्रस्तावक यहाँ पर इनके समर्थक चाहिए, संसद चाहिए। और इन 50 प्रस्तावों को समर्थक देने के लिए और 50 समर्थक होनी चाहिए यहाँ पर, तो उसको कहते हैं अनुमोदक। तो कहेंगे 50 यहाँ पर अनुमोदक होना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रपति के समर्थक में जो 50 प्रस्तावक आए हैं, तो इन 50 प्रस्तावों को समर्थन देने के लिए 50 और संसद की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहाँ पर 50 अनुमोदक की भी आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पर 100 यहाँ पर संसद की आवश्यकता होती है, 100 संसद, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक।
तो आपने देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है। तो हम देखेंगे यह एक निर्वाचक मंडल द्वारा तैयार किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो देखिए, अब देखिए अनुच्छेद 55 में क्या है, यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया, यहाँ पर जो होता है ये है निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल, इलेक्टोरल कॉलेज। अब देखिए इलेक्टोरल कॉलेज हम देखेंगे, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे और कौन सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होने वाले सदस्य, और दूसरा लिख लेते हैं कौन ऐसे सदस्य हैं जो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। एक को लिख दिया है निर्वाचित होने वाले सदस्य या वोट देने वाले सदस्य, सीधे लिख देते हैं शामिल होने वाले सदस्य, और दूसरा हो गया आपका शामिल न होने वाले, शामिल न होने वाले सदस्य। अब देखिए यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य शामिल हो सकते हैं। सीधे सीधे आप समझिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य शामिल यहां पर वोट गिरा सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब दोनों सदन कौन, तो लोकसभा और राज्यसभा। यहां का कौन, लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 543, और राज्यसभा से तो यहां पर 233, 233। तो ये सदस्य यहां पर शामिल होंगे। दूसरा कौन शामिल होंगे, प्रत्येक राज्य से, ऑल स्टेट, प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्यों की, यहां पर जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य होंगे वो यहां पर शामिल होंगे। तो प्रत्येक राज्य से और प्रत्येक यूटी में तो विधानसभा नहीं है, कुछ ऐसे केंद्रशासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, जहां पर विधानसभा के सदस्य है, विधानसभा संख्या यहां पर है, विधानमंडल है, तो वहां के विधानसभा सदस्यों की संख्या। तो यहां पर जैसे कि मान लेते हैं 28 राज्य हो गया, 28 राज्य हो गया, और यहां पर यूटी की संख्या हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा है। अब देखेंगे ये सब मिला करके यहां पर विधायक की संख्या हो जाता है 4033, कुल एमएलए की संख्या कितना हो गया है, 4033। तो ये लोग वोट इसमें दे सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं। अब यहां पर बात होता है कौन सदस्य को शामिल नहीं करेंगे। यहां पर सांसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य, और दोनों सदन के मनोनीत सदस्य को, जैसे कि लोकसभा हो गया, और लोकसभा से दो सदस्य को राष्ट्रपति, दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, ये यहां पर शामिल नहीं होंगे। और दूसरा होगा यहां पर राज्यसभा, और राज्यसभा से भी राष्ट्रपति यहां पर 12 विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को यहां पर क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो ये 12 सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होंगे, अर्थात राष्ट्रपति को वोटिंग नहीं कर सकते, मत नहीं गिरा सकते। दूसरा जो होगा यहां पर विभिन्न राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। अब देखिए विधानसभा से एक सदस्य जो है राज्यपाल नियुक्त मनोनीत कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो राज्यपाल के तो यहां पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, राष्ट्रपति को हो रहा है, तो फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन में यहां पर विधानसभा से जो मनोनीत सदस्य है वो वोट क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसका मतलब है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन काम करेगा, राज्यपाल, और राज्यपाल यहां से इनको मनोनीत करेगा, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम कौन करेगा, विधानसभा से मनोनीत सदस्य। तो इसमें ज्यादा संभावना ये हो जाता है कि राज्यपाल कहेगा जो राष्ट्रपति हमें नियुक्त किया है आप उन्हीं को वोटिंग दो, इसीलिए हमारे विधानसभा के सदस्य जो है इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया है। एक और यहां पर आप लिखेंगे
कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे वर्तमान में 6 राज्य है और 6 राज्य के नाम आप कमेंट में जरूर बताएंगे। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन को अपनाया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पर विधान परिषद के चाहे तो निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, ये लोग इसमें वोट नहीं दे सकते हैं। तो आपने देख लिया है इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कौन कौन सदस्य नहीं हो सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी वोट नहीं दे सकते राष्ट्रपति चुनाव में, और विधान परिषद के चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो ये लोग भी वोट नहीं गिरा सकते। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट देख लिया है गिराने वाली संख्या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जितने भी स्टेट के हैं वहां के निर्वाचित विधानसभा सदस्य और यूनियन टेरिटरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य यहाँ पर दे सकते हैं। कुल एमएलए की संख्या कितना हो गया, 4033 एमएलए यहाँ पर हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर वोट का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए आगे देख लीजिए। अब देखिए, अब वोट गिराने जाते हैं, मान लेते हैं एक एमएलए वोट वैल्यू, एक एमएलए की वोट वैल्यू क्या होगा, एक एमएलए की वोट वैल्यू क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उसी उस राज्य की कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और यहां पर डिवाइड कर देना है 1000 से। हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, इसको आप सही नहीं माने, हम एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बिहार की जनसंख्या है 50 लाख। बिहार की जनसंख्या कितनी है, 50 लाख है, और बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या मान लेते हैं 250 है। तो आपको यहाँ पर बिहार के एक विधायक के वोट की कीमत हम निकालना है। यहाँ तो राष्ट्रपति के वोट में गिराने के लिए अगर एक विधायक जाएंगे तो उनका एक विधायक का वोट वैल्यू क्या होगा, इसको आप समझ लेना है यहाँ पर। तो मान लेते हैं एक एमएलए वोट वैल्यू क्या होगा, तो इस फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए उस राज्य की कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितना है, तो 50 लाख है। अब बटे उसी राज्य के कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो कितना सदस्य यहाँ पर हम रखे हैं, 250 रखे हैं। अब देखो डिवाइड आपको कितना से कर देना है, 1000 से कर देना है। अब देखो यहाँ पर इस चिन्ह को अगर हम हटाएंगे, गुना चिन्ह अगर देंगे तो वहां पर 1 से 1000 में भाग देना पड़ेगा 1 में, तो ये हो गया। अब देखो 3 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पर आप काउंट हटा दीजिए। तो एक एमएलए वोट वैल्यू लगभग यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 500 होता है। तो सीधे आप समझिए 500 जनता के बराबर एक एमएलए की वोट वैल्यू हो गया है। ये तो आपको हम उदाहरण के लिए समझा दिया है, लेकिन ये तो एक एमएलए के वोट वैल्यू हो गया है। हमने आपको पूरे भारत में बताया कितने एमएलए की संख्या है, 4033 हो गया है। उन 4033 एमएलए के वोट के वैल्यू जो होता है, ये 4033 एमएलए के वोट के वैल्यू जो होता है 5,43,231, ये इसका वोट वैल्यू हो गया है। तो भारत में कुल एमएलए के वोट वैल्यू कितना हो गया है, 5,43,231 वोट वैल्यू ये हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जैक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो टोटल एमएलए की संख्या भारत में कितने, तो यानी कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना हो गया है, 4033, इसका वोट वैल्यू कितना हो गया है, 5,43,231। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ये तो हमने एमएलए के कुल वोट के वैल्यू निकाल लिया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एमपी के कुल वोट वैल्यू निकालना है, यानी कि सांसद की। तो आगे आप देख लीजिए सांसद के कुल वोट वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सांसद की, तो यहां पर देखेंगे एक एमपी एक सांसद के वोट वैल्यू क्या होगा। तो आप देखेंगे कुल विधायक की वोट की वैल्यू,
तो विधायक के कुल मत की वैल्यू कितना हो गया है? तो 5 लाख। तो कहेंगे कुल विधायकों की मत की वोट की वैल्यू डिवाइड कर देना है सांसद के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या। अब इसको आप समझिए, विधायक के कुल मत की वैल्यू कितना हो गया है? 5,43,231। ये तो इसका मत का वैल्यू हो गया। अब उसको डिवाइड कर देना है संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से, दोनों को जोड़ेंगे तो 776 यहां पर हो जाता है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर एक एमपी वोट वैल्यू हो जाता है 700.03 समथिंग हो जाता है। ये तो एक एमपी को वोट वैल्यू निकल गया है। ठीक इसी प्रकार एमपी की संख्या कितना है? 776 है। तो आपको यहां पर याद रखना है 700.39 इंटू 776 कर देना है, और इसका जो वोट वैल्यू निकलता है वो निकलता है 5,43,231। आप कहेंगे यहां पर टोटल विधायकों की वोट वैल्यू इतना ही निकलता है जितना कि यहां पर 776 सांसद की वैल्यू निकला है। बिल्कुल सही। यहां पर 776 सांसद बराबर हो गया है 4,033 विधायकों को, यानी कि सांसद यहां पर टोटल भारत के जो 4,033 विधायक है उसके बराबर हो गया वोट की वैल्यू यहां पर। तो आप देखेंगे दोनों को ऐड कर देना है, तो दोनों को जोड़ देना है, 5,43,231 और 5,43,231। तो टोटल जो वोटिंग होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, टोटल जो वोट गिरता है, टोटल वोट के वैल्यू कितना हो गया बता दीजिए। तो आप कहेंगे ऐड कर दीजिए, 2 3 6 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2। अब देखिए 10,86,462 वोट गिरता है। यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोट कितना गिरता है? 10,86,462। तो ये चीज आपने देख लिया, ये वोट का वैल्यू हो गया है। लेकिन टोटल आदमी कितने आदमी गिराए हैं? तो यहां पर देखिए टोटल आदमी यहां पर कितना हो गया? 4,033 ये विधायक हो गया है और 776 यहां पर ये सांसद हो गया है। तो आप ऐड कर दीजिए 4,033 प्लस 776 कितना हो गया है? तो 4,809 व्यक्ति को वोट गिरा है। यहाँ पर 4,809 व्यक्ति वोट गिराए हैं और 4,809 व्यक्ति के वोट का वैल्यू कितना हो गया है? 10,86,462 हो गया है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर ये तय होता है इतने वोट गिरा है। अब यहां पर जीत कैसे हासिल होगा, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे? यहां पर तो एकल संक्रमणीय आधार पर यहां पर तय किया जाता है। आपने देख लिया है, ये है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया। अब देखिए अनुच्छेद 56 पदावधि 57 ऐसे करके आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारे प्रावधान आपको डिटेल्स में बताएंगे। महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है, क्षमा करने की शक्ति कैसे होते हैं। ठीक, तो आज हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।